हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 2 जिसका नाम बहुपद है उसकी प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल कराएंगे। इस पाठ के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 2.1 का, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पास हमें बताना है कि जो ये बहुपद दिए गए हैं, 5 बहुपद दिए गए हैं हमें, इन बहुपदों में से कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, यह बताना है हमें इस प्रश्न में। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि बहुपद उन्हें कहते हैं जिनमें चर की घात जो है धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। तो उसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। यहाँ पास हम देख रहे हैं चर राशि की। सबसे पहले बात करें, बोला गया है कौन कौन से एक चर में बहुपद। एक चर में यानी एक प्रकार का चर है। यहाँ देख रहे हैं यक्स मतलब सभी पदों में यक्स ही है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि यह एक चर वाला बहुपद है। अब बहुपद की बात करें, बहुपद है या नहीं, तो यहाँ x की घात 2 है यानी धनात्मक पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 0। जब कोई अचर पद लिखा होता है तो वहाँ पास में x की घात 0 होती है। तो यहाँ इसके सभी घात जो हैं धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह एक चर वाला बहुपद है। तो यहाँ पहले में हल में लिखे देते हैं, यह एक चर वाला बहुपद है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है y² + √2। यहाँ आप देख पा रहे होंगे y का घात जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है और अचर पद √2 है। तो यहाँ चूंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक है इसलिए इसे भी हम कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। दूसरे वाले में भी लिखे देते हैं, यह एक चर वाला बहुपद है। कारण में आप लिख सकते हैं क्योंकि इस बीजीय व्यंजक की चर की घात जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। तो कारण यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे। बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है 3√t + t√2। तो यहाँ पास आप देख रहे होंगे कि 3 √t का गुणांक है और यहाँ इस बहुपद में चर जो है t है और t में √ लगा है, और जब किसी चर में √ लगा होता है तो उसका मान होता है √t जैसे हो गया तो इसका मान हो जाएगा t की घात 1/2। और 1/2 घात एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है बल्कि एक परिमेय संख्या के रूप में है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। यहाँ लिख देंगे तीसरे में, यह बहुपद नहीं है। कारण में लिख सकते हैं क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है y प्लस 2/y। तो यहाँ पास आपको बता दे, यहाँ ये चरराशि y है और आगे प्लस में दिया हुआ है 2 और बटे में y। तो y बटे में यदि इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा y प्लस 2 और y घात में -1 लग जाएगा, और -1 लग जाएगा तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, ना ही ये पूर्ण संख्या है। इसलिए हम इसे कहेंगे कि यह एक बहुपद नहीं है। इसमें भी लिख लेंगे चौथे में, यह बहुपद नहीं है। कारण सेम रहेगा, क्योंकि चर की घात जो है वह धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसके बाद पाँचवें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। पाँचवा प्रश्न दिया गया है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस व्यंजक में चर राशियाँ 3 प्रकार की हैं, x है, y है और t है। तो इसे कह सकते हैं कि यह 3 चर राशि वाला बहुपद है। यहाँ पास इसे हम लिखे देते हैं, यह 3 चर राशि वाला बहुपद है। अब बहुपद क्यों? क्योंकि इसमें x की घात धनात्मक पूर्णांक 10 है, y की घात धनात्मक पूर्णांक 3 है और t की घात धनात्मक पूर्णांक 50 है, इसलिए यह बहुपद है। यहाँ से पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। पहला प्रश्न है 2 प्लस x² प्लस x, यहाँ हमें x² का गुणांक लिखना है। दूसरा प्रश्न है 2 माइनस x² प्लस x³। तीसरा प्रश्न है π/2x² प्लस x, और चौथा प्रश्न है √21x। तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि घात क्या होता है और गुणांक क्या होता है। यहाँ पास घात बताया, जैसे मान लीजिए कोई व्यंजक लिखा हुआ है 2x², तो x के दाएं साइड में जो ये अचर पद गिनती का कोई भी अंक लिखा होता है यह गुणांक कहलाता है इसका। और जब कोई भी अंक ना हो तो उसका गुणांक 1 मानते हैं। और घात यहाँ x के ऊपर जो यहाँ पास लिखा है यह चर राशि की घात हो गई, और जब यहाँ भी कुछ ना हो तो यहाँ भी 1 मानते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 2 प्लस x² प्लस x। यहाँ हम देख रहे हैं x² के दाएं साइड में, चूँकि हमें गुणांक लिखना है तो दाएं साइड देखना पड़ेगा। बाएं साइड में कोई भी अंक नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, और यही इस बहुपद का गुणांक हो गया। तो यहाँ x² का गुणांक 1 हो जाता है। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 माइनस x² प्लस x³। x³ का हमें गुणांक नहीं देखना है, x² का लिखना है। तो x² के बाएं साइड देख लेते हैं, यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ हम 1 मानेंगे। अब क्योंकि यहाँ इसके पहले एक माइनस लगा है तो यहाँ माइनस भी साथ में लिख लेंगे, और लिख लेंगे ये दूसरे बहुपद में x² का गुणांक -1 हो गया। अब तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा है π/2x² प्लस x। तो यहाँ देख रहे हैं x² का हमें गुणांक लिखना है, और x² के बाएं साइड में π/2 लिखा है, तो यही हो जाएगा इस बहुपद का गुणांक। तो तीसरे का लिखे देते हैं गुणांक। तीसरे का गुणांक हो गया π/2। चौथे की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है √21x। √21x, यहाँ हम देख रहे हैं x² वाला कोई भी पद नहीं है। चूँकि यहाँ x² वाला कोई भी पद नहीं है, इसलिए हम इसका गुणांक जो है केवल 0 मानेंगे, और ये हो जाएगा इसका गुणांक 0 लिख देंगे, क्योंकि इसमें x² वाला पद नहीं लिखा गया है। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 भी सॉल्व होता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, कहता है 35 घात के द्विपद का, मतलब 35 घात वाले द्विपद बहुपद का और 100 घात वाले
100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें यहाँ पास क्या करना है, 35 घात वाले द्विपद बहुपद का एक उदाहरण और 100 घात वाले एक पदी बहुपद का एक उदाहरण देना है। तो आपको पता है कि द्विपद पद कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 9 हो गया, तो यहाँ जहाँ प्लस या माइनस का चिन्ह होता है वहाँ से पद अलग कर लिए जाते हैं। जैसे एक पद हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, इस बहुपद में 3 पद हो गए। इस प्रकार से हमें 2 पद वाला लिखना है और घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए कोई भी चर राशि लिख लेते हैं, x लिख लिए, इसका कोई एक गुणांक लिख लेते हैं, ना लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, गुणांक लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9 लिख लिए 9, और घात में 35 लगानी है तो 35 घात लिख देते हैं। ये हो गया एक पद, और दूसरा पद प्लस लगा करके यहाँ मान लीजिए कोई भी अचर पद एक लिखे देते हैं 5, चर पद भी लिख सकते हैं, x² y² ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो यह हो गया द्विपद वाले का एक उदाहरण, ये पहला उदाहरण हो गया। अब 35 घात वाला एक द्विपद का एक उदाहरण हो गया। अब 100 घात वाले का एक उदाहरण लिखना है, तो यहाँ भी लिखे लेते हैं हम लोग। एक पदी का उदाहरण, एक पद वाला उदाहरण लिखना है, इसलिए केवल एक ही पद लिखेंगे। इसमें एक कोई चर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 22 ले लिए, गुणांक लिख लेते हैं 29 लिख लिए 29y, और इसकी घात हमें कितनी बतानी है, 100 बतानी है, तो घात में 100 लगा सकते हैं। इस प्रकार से अनेक उदाहरण लिखे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में एक देने को बोला था, इसलिए हम लोग केवल एक ही उदाहरण लिख रहे हैं। इस प्रकार अनेक उदाहरण लिख सकते हैं आप। द्विपद का 35 घात लगा करके और एक पद का 100 घात लगा करके कई उदाहरण बना सकते हैं अपने से। तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 भी सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो बच्चों चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ हमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी बहुपद की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद हो गया 4x² प्लस x प्लस 5, तो यहाँ देख रहे हैं x की घात 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, मतलब इस पद में x की घात 1 है और इस पद में x की घात 0 है, तो सबसे अधिक घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पास पहला प्रश्न है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो यहाँ देख रहे हैं x की घात 3 है और यहाँ दूसरे पद में x की घात 2 है और यहाँ तीसरे पद में x की घात 1 है। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं सबसे अधिक वाली घात जो है वो 5x³ है, बल्कि 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी। यहाँ हल में लिखे देते हैं, पहले में इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि सबसे अधिकतम घात 3 है इस बहुपद में। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है 4 - y²। यहाँ 4 अचर पद है जिसमें x यानी कि चर राशि की घात 0 है, y की घात 0 है और यहाँ पास y की घात 2 है, अर्थात सबसे अधिक वाली घात जो है वो 2 है, इसलिए हम यहाँ दूसरे प्रश्न में लिख देंगे इस बहुपद की घात 2 है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 5t। इसके बाद इसमें कोई भी अचर पद नहीं है और चूंकि t के ऊपर कोई भी अंक नहीं लिखा है इसलिए हम 1 मानेंगे, और कोई भी पद नहीं है इसलिए यही इस बहुपद की घात हो जाएगी। t की घात 1 यही सबसे अधिकतम घात मानी जाएगी और यही 1 इस बहुपद की घात होगी। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है केवल एक अचर पद लिखा हुआ है, या इसे अचर बहुपद कह सकते हैं, शून्य बहुपद कह सकते हैं। अचर पद लिखा हुआ है और अचर पद में आपको बताया गया है कि चर राशि की घात 0 होती है, इसलिए यहाँ का जो चर है 3 के साथ में कोई भी चर मान लीजिए x y z कुछ भी होगा तो वहाँ उसकी घात कितनी होगी, 0 होगी, और यही इस बहुपद की अधिकतम घात हो जाएगी। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद है। यहाँ कुछ बहुपद दिए गए हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, और ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो आइए यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, सॉल्व किए लेते हैं हल। पहला सवाल देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ x² प्लस x। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो बहुपद दिया गया है इसमें
चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह एक द्विघाती बहुपद है। पहला, यह एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं, दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस एक्स क्यूब दिया हुआ है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 3 है। इन दोनों में से सबसे अधिक घात 3 है, इसलिए यह एक त्रिघाती बहुपद हो गया, क्योंकि इस बहुपद की सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 है, और जिस बहुपद की सबसे अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है y + y² + 4। यहाँ आप देख पा रहे होंगे y की घात यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहाँ y की घात 2 है, ये अचर पद है, इसमें y की घात 0 होगी। तो यहाँ इन तीनों में से अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई, इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद हो गया। तो तीसरे को लिखे देते हैं, द्विघाती बहुपद। यह द्विघाती बहुपद हो गया। इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पास में 1 + x, इसमें चर राशि की अधिकतम घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहाँ एक अचर पद है तो इसमें चर राशि की घात 0 है, इसलिए इसमें अधिकतम घात 0 से बड़ा 1 है, तो यहाँ इस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो गई, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद हो गया। क्योंकि जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यह एक रैखिक बहुपद हो गया। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है 3t, यहाँ t की घात कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मानेंगे, और यही हो जाएगा इसकी घात, अर्थात 1 घात है इसकी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। 5 भी यहाँ से हो गया रैखिक बहुपद। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। यहाँ r एक पद दिया हुआ है, r² लिखा हुआ है, यहाँ चर राशि r की घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद हो गया। यहाँ लिखे लेते हैं द्विघाती बहुपद। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है 7x³, यहाँ चर राशि x है और इसकी घात 3 है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह बहुपद जो है त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। बच्चों, यहाँ से प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कहीं पास प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले प्रश्नावली 2.2 के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।